नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आप सोच भी नहीं सकते, खतरा राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में 9 आतंकी पकड़े गए हैं। इन 9 आतंकवादियों के पास से ग्रेनेड, एडवांस विदेशी हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इन आतंकियों के टारगेट पर भीड़भाड़ वाले इलाके थे। प्लान बॉर्डर पार से आया था, विस्फोटक भी बॉर्डर पार से आया था। ये आतंकी आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े हैं। आईएसआई का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। दाऊद पाकिस्तान में छिपा है और इस खतरे को दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर ही रोकना होगा। बॉर्डर पार आतंकी आकाओं का इलाज करना ही होगा। यह होगा कैसे? इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दिया। अमित शाह जिस मिशन में लगे हुए हैं, उसके बाद कोई बॉर्डर पार करके भारत में घुस नहीं पाएगा। आर्मी चीफ जिस मिशन में लगे हैं, वो बॉर्डर पार दुश्मनों का सफाया कर देगा। अमित शाह बॉर्डर क्यों जा रहे हैं? अमित शाह बॉर्डर सिक्योरिटी क्यों चेक कर रहे हैं? अमित शाह इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्यों चला रहे हैं? अमित शाह का युद्ध जून में कुछ जबरदस्त। हमने बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे। राजस्थान, गुजरात, कच्छ, बीकानेर, जवानों से मुलाकात। जहां जहां बॉर्डर, वहां वहां पर अमित शाह बहुत बड़े मिशन में निकल चुके हैं। बॉर्डर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। अमित शाह का युद्ध शुरू हो चुका है। कहीं दलदल, कहीं पानी बहुत ज्यादा, कहीं एकदम। हर थोड़ी दूर से इस नाले का नेचर बदल जाता है। यह सर क्रीक का हरामी नाला है, जो घुसपैठ और तस्करों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। यहां पर 100% किलेबंदी करना मुश्किल था, लेकिन अमित शाह ने गुजरात बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। अमेरिका घुसपैठ को रोकने के लिए सबसे एडवांस दीवार मैक्सिको बॉर्डर पर खड़ी कर रहा है। इजराइल ने सबसे हाईटेक बॉर्डर से अपने आप को सुरक्षित बना लिया है। सऊदी को भी यमन से आतंकवादियों को रोकने के लिए दीवार बनानी पड़ी। इराक को सीरिया से घुसपैठ और आतंकवाद को रोकने के लिए दीवार खड़ी करनी पड़ी। हंगरी को भी डेमोग्राफी चेंज होने से रोकने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। और अब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ी, सबसे एडवांस दीवार खड़ी कर रहा है। यह दीवार जम्मू से लेकर पंजाब होते हुए गुजरात के आखिरी पॉइंट सर क्रीक तक होगी। बांग्लादेश के चारों तरफ बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तक होगी। भारत के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा कवच बनेगा और इसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने खुद ली है। समग्र बॉर्डर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे विश्वास है कि इसकी रचना अभी चल रही है। कुछ प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। इसके अंदर ड्रोन, रडार, वॉच टावर, पूरी आधुनिक से आधुनिक तकनीक और आप जवान, ये सभी कंपोनेंट मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम खड़ी करेंगे, जिसके कारण हमारी सरहद को भेजने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान के दोनों तरफ चैलेंज है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। यानी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। टोटल 7,419 किलोमीटर की सरहद को सिक्योर करना होगा। 1971 के बाद से बांग्लादेश का बॉर्डर शांत माना जाता रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर एक्टिव रहा है। पाकिस्तान से एलओसी लगती है, इसीलिए वहां आर्मी तैनात रहती है। आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते आते हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर तैनाती बढ़ी है, बांग्लादेश बॉर्डर एक्टिव हो गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पाकिस्तानी नजर आने लगे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश होने लगी है। लेकिन अब मुनीर का प्लान हो या जमात इस्लामी का दिमाग, सबके अरमा पूरे नहीं होंगे। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर कर अवैध तरीके से आए हैं, वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करे। बांग्लादेश बॉर्डर लॉक होने वाला है। न कोई इस पार आ पाएगा, न कोई उस पार वापस लौट पाएगा। इसका असर दिखने लगा है। बांग्लादेशी खुद वापस भागने लगे हैं। सामान उठाकर परमानेंट वापसी शुरू कर दी है, क्योंकि एक बार बॉर्डर बंद हो गया तो क्या होगा, इनको समझ में आ गया है। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से कर पाएंगे। बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए सबसे जरूरी है बॉर्डर पर अभेद्य दीवार खड़ी करना, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, नाले हैं, पथरीले रास्ते हैं, दलदली इलाके हैं। हर जगह दीवार खड़ी करना बहुत बड़ा चैलेंज है। यह चैलेंज पूरा कैसे होगा, कैसे पानी में दीवार बनेगी, ये समझने के लिए दुनिया में कहां-कहां पर ऐसे बॉर्डर हैं वो देखना होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे ऊंची फेंसिंग लगा रहा है, जो पानी, पहाड़ों, रेगिस्तान से होकर गुजरती है। इजराइल ने पहाड़ों और पथरीले इलाकों में लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। सऊदी अरब ने इराक बॉर्डर पर रेगिस्तान पर फेंसिंग लगाई है। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका 2000 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर प्रोजेक्ट इस वक्त अमेरिका में चल रहा है। पानी में लोहे और स्टील की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। अमेरिका 30 फीट ऊंची दीवार बना रहा है। यह ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ट्रंप यही चाहते हैं, उनके ऑफिस छोड़ने से पहले यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अमेरिका का बॉर्डर मैक्सिको से लगता है और यहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। अमेरिका में स्मगलिंग का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। इसीलिए बॉर्डर पर दीवार खड़ी की जा रही है, पहाड़ों पर दीवार खड़ी की जा रही है, रेगिस्तान में दीवार लगाई जा रही है, पथरीली जमीन पर दीवार बनाई जा रही है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच सैकड़ों किलोमीटर का हिस्सा पानी में भी है। नदी पर दीवार खड़ी की गई तो बाढ़ के साथ जमीन खिसक गई, दीवार गिरने का खतरा बन गया। कहीं पर पानी की तेज रफ्तार ने दीवार तोड़ दिया। ऐसे हालात भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन का हिस्सा है। बांग्लादेश से पानी के रास्ते घुसपैठ होती है, लेकिन इसका इलाज भी अमित शाह के पास है। घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा।
जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। अब इजराइल बॉर्डर की बात करते हैं, जहां पर दुनिया का हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। ये इजराइल मिस्र का बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 245 किलोमीटर है। इसमें पहाड़ हैं, समतल जमीन है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन 245 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में आपको हर जगह सैनिक नजर नहीं आएंगे। ये इजराइल जॉर्डन बॉर्डर है। यहाँ पर 20-20 फीट ऊंची फेंसिंग है। कटीले तारों वाला बॉर्डर यहाँ पर भी बना हुआ है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है। इजराइल के पास इतनी सेना नहीं है जो सारे बॉर्डर पर लग सके, लेकिन इजराइल ने ऐसा बॉर्डर सिस्टम बनाया है। इजराइल के बॉर्डर दीवारों के पास, फेंसिंग के पास ना तो कोई इंसान आता है, ना ही कोई जानवर आसपास भटकता है। स्टील की इन दीवारों की आंखें हैं, इन दीवारों के कान हैं और हाथ भी हैं। इजराइल बॉर्डर में एआई कैमरे लगे हैं, थर्मल कैमरे लगे हैं, अंडरग्राउंड सेंसर लगे हुए हैं, रोबोट गन लगी हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर पर जो फेंसिंग लग रही है वो दुनिया की सबसे हाईटेक फेंसिंग सिस्टम होगा। अमेरिका इजराइल के बॉर्डर सिस्टम की पूरी स्टडी करने के बाद उससे एडवांस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बॉर्डर सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अमित शाह ने कर दी है। जिस जमीन पर पोस्ट बनाना नामुमकिन कहा जाता था, वहां पर सबसे एडवांस पोस्ट बना दी गई है। जो कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा है। जो टावर लगे हैं, वो टावर लगाने में तकनीकी रूप से कितनी तकलीफ थी वो मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की भूमि है उसमें टावर लगाना ही, वॉट टावर लगाना ही अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है। मगर हमारे लोगों ने तकनीकी समाधान भी ढूंढा और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सफलतापूर्वक वॉच टावरों का निर्माण किया। पूरे बीओपी के क्षेत्र को ग्राउंड लेवल से लगभग 4.25 मीटर ऊपर उठाया और कनेक्टिंग रोड की दोनों ओर पत्थर की दीवारें बनाकर कनेक्टिंग रोड को भी जब पानी आता है उससे सेफ करने का प्रयास करें। अब समझिए भारत का बॉर्डर सिस्टम कैसा होने वाला है। अमित शाह स्मार्ट फेंसिंग की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है फिजिकल फेंस प्लस सेंसर सिस्टम प्लस कैमरा नेटवर्क प्लस एआई सिस्टम प्लस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्लस ड्रोन पेट्रोलिंग प्लस जीपीएस ट्रैकिंग प्लस मोबाइल पर अलर्ट। बॉर्डर पर प्लस वाला सिलसिला और आगे बढ़ेगा। बॉर्डर पर जो फेंसिंग लगाई जा रही है उनमें अंडरग्राउंड सेंसर लगे हैं, यानी अगर कोई टनल खोदता है तो भी पकड़ में आ जाएगा। थर्मल कैमरे लगेंगे जो रात दिन हर मौसम में काम करेंगे। एआई कैमरे लगेंगे जो दुश्मन की पहचान खुद कर सकेंगे। फेंसिंग के आसपास भी कोई आएगा तो उसको मोशन सेंसर पकड़ लेंगे। अमित शाह बॉर्डर पर ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसको तोड़ पाना न पाकिस्तान के बस की बात है, न बांग्लादेश के बस की बात। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, जून तक ये सुरक्षा कवच काफी तैयार हो जाएगा। बॉर्डर पर दीवार खड़ी है, सेना डटी है, बीएसएफ तैनात है। पाकिस्तानी आतंकी ना एलओसी से आ पा रहे हैं, ना बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुस पाएंगे। लेकिन जो आतंकी बॉर्डर पार बैठे हैं वो बच भी नहीं पाएंगे। ये लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, जो अब बिना सुरक्षा के बाहर नहीं निकलता। पाकिस्तान में इतना खौफ है, लश्कर का डिप्टी अपने साथियों के जनाजे तक में नहीं जाता है।
सगे भाइयों जैसे मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी, मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। अल्लाह जानता है, सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही और अपने प्यारे भाई मुदस्सर शहीद की अजमत और जो अल्लाह तबारक तआला ने उसको इज्जत मर्तबा और मुकाम दिया, हमारे भाई की शहादत को कबूल फरमाए। ना वो झुका है ना वो झुका है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का इतना खौफ है, न हाफिज सईद बाहर निकलता है, न मसूद अजहर अपने बिल से बाहर निकलता है। जो आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में घूमते थे, वो अब सड़क पर आने से भी डरते हैं। सैफुल्लाह कसूरी खुद कितना डरता है, उसका सबूत ये तस्वीर है। कसूरी के दोनों तरफ जो शख्स खड़े हैं, उनके हाथ की उंगलियों को देखिए, कैसे उंगली ट्रिगर पर है। कसूरी पर कभी भी कहीं से भी गोली चल सकती है, इसका खौफ लश्कर तैयबा को भी है। ये डर अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत की तीनों सेना ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. इंडियन आर्मी में बहुत जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं। पिछले 1 साल में भारतीय सेना ने अगले युद्ध की बड़ी तैयारी की है। यह तैयारी जमीन, आसमान और समंदर में हुई है। इंडियन आर्मी में नई तकनीक, नए नए हथियार शामिल हो रहे हैं, जिसका यह है एग्जाम्पल। ये UGV यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, जो युद्ध क्षेत्र में सबसे अहम रोल में होगा। कहां पर आईडी माइंस है, उसका पता लगाएगा, जंग के बीच हथियारों की सप्लाई करेगा, दुश्मन के इलाकों में घुसकर रेकी करेगा। न्यू वॉरफेयर में ड्रोन सबसे अहम हिस्सा बन गया है। जिस सेना के पास जितने एडवांस ड्रोन्स होंगे, उसके पास ड्रोन ऑपरेटर करने वाले जितने काबिल सैनिक होंगे, युद्ध में पलड़ा उसी का भारी होगा। भारतीय सेना में बड़ा बदलाव आया है। अब ड्रोन की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जो भी ऑफिसर एनडीए से निकलेंगे, वो ड्रोन युद्ध के माहिर होंगे। मैंने आर्मी चीफ टेक ओवर किया है, मैंने बोला है ईगल ऑन दी आर्म, मतलब हर जवान के हाथ में ईगल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं तो वो ईगल पक्षी नहीं, ईगल में ड्रोन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हर जवान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। को एक ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। आपने देखा है जो भी हमारे एकेडमीज या बाकी जगह हैं, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे सिमुलेटर्स हैं। और जब मैं दिसंबर महीने में यहाँ पर आया था, तो मैंने खुद कमांडेंट साहब से बातचीत करके यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग टीम को करीब 4 से 6 बड़े ड्रोन और सिमुलेटर यहाँ पे उनको प्रदान किया था। और उसके बाद कमांडेंट साहब ने उस पर काफ़ी आगे कार्रवाई की और बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानकारी हर को होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब कैडेट यहाँ से जैसे ही लड़ाई के मैदान में जाएगा, वहाँ पे ड्रोन्स की ऐसी ज़्यादा होगी मतलब इतनी ज़्यादा ड्रोन्स होंगे कि आप लोगों को उसको समझना, कंट्रोल करना, इसके समझने में मुश्किल आएगी अगर उनको ड्रोन का पहले से वाकफियत नहीं होगी। इसलिए ड्रोन्स के बारे में
हम हर कैडेट को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके लाइव ड्रोन भी हैं और सिमुलेटर्स हैं, दोनों के साथ मिलीजुली कार्रवाई होगी। भारत में जिस तरह से युद्ध की तैयारी हो रही है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है, इससे पाकिस्तान का बीपी जरूर बढ़ रहा है। अब तो पाकिस्तानी जनता खुलकर आसिम मुनीर से सबूत मांगने लगी है। भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान अभी तक ऐसी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाया है जिसका क्लेम पाकिस्तान करता है कि जी हमने 8 जहाज गिरा दिए। तो कभी डोनाल्ड ट्रंप 11 जहाज बताते हैं, तो कभी 7 होता है, कभी 8 होता है, कभी 9 होता है। और इसी तरीके से ये जो जहाज गिराने की फिगर्स है ये हमेशा अप डाउन चलती रहती हैं। तो जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ जो है वो लोग ये भी कहते हैं कि बस जी हमने कह दिया तो काफी है, मतलब हमारा कहना ही काफी है, हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हमने कोई जहाज गिराए थे या नहीं गिराए थे, और ना ही हमें सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत है। अब मोदी जी ने इतना पैसा खर्च किया, सैटेलाइट इमेजेस बनाई कि जी मुरीद के में उनके लोगों ने अटैक किया था और वहां पे जो कह लीजिए जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर यहाँ पे जहां पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसके सैटेलाइट इमेजेस जो हैं। जब भी आसिम मुनीर फंसता है, जब भी मुनीर पर पाकिस्तान में विद्रोह शुरू होता है, मुनीर आतंकी साजिश शुरू कर देता है, जैसा पहलगाम में उसने किया था, अब जैसा अफगानिस्तान में वो कर रहा है। मुनीर ने अगर इस बार कोई गड़बड़ी की तो यह पाकिस्तान का आखिरी गुनाह होगा। भारत बॉर्डर के अंदर और बॉर्डर पार दोनों तरफ से तैयार है। ईरान ने आज ट्रंप पर तीसरी बार धोखा देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया था ईरान एनरिच यूरेनियम और परमाणु मुद्दे पर डील को राजी हो गया है। ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि डील में परमाणु मुद्दे पर अभी कोई बात नहीं हुई है। हॉर्मूज पर भी ईरान ट्रंप की शर्त मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो IRGC बहुत बड़ा हमला करेगी। ईरान ने अमेरिका के एक एडवांस फाइटर प्लेन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान में इंटरनेट बहाल होने के बाद ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ईरान की सड़कों पर कैसे निहत्थे लोगों का कत्लेआम हुआ, अब उसके वीडियो सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। खाड़ी में स्थायी युद्ध विराम होगा या महायुद्ध होगा, इसकी फुल रिपोर्ट आप देखिए। खाड़ी युद्ध का पहला राउंड 40 दिन, 2400 घंटे और 1,44,000 सेकेंड नॉन स्टॉप लड़ा गया। दूसरा राउंड सीज फायर के बावजूद अब भी चल रहा है, दनादन फायर हो रहे हैं। 40 दिन के युद्ध में 97 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल ने फूंक दिए। अमेरिका ने 84 लाख करोड़ रुपए, ईरान ने 12 लाख करोड़ रुपए और इजराइल ने 1,10,000 करोड़ रुपए गोला बारूद में खर्च कर दिए। युद्ध के पहले राउंड में ही 30,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम और गाइडेड बम गिराए गए। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर 15,000 से ज्यादा मिसाइलें मारी। ईरान ने इजराइल और खाड़ी के दूसरे देशों पर करीब 650 मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की क्लस्टर मिसाइलों की रही, जिसने इजराइल में जमकर तबाही मचाई। ईरान ने 6,000 से ज्यादा ड्रोन चलाकर अमेरिका जैसी युद्ध मशीनरी को बैकफुट पर ढकेल दिया। ईरान ने युद्ध में अमेरिका के करीब 42 विमानों को तबाह किया। इनमें 25 के करीब F-35, F-16 और F-22 जैसे महंगे फाइटर प्लेन्स हैं। सीजफायर के दौरान भी फाइटर प्लेन गिराने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीरें अमेरिका के एडवांस फाइटर प्लेन F-22 रैप्टर की हैं। ईरान के एयर डिफेंस ने इसे बाहर गिराया। ईरान के आसमान में अमेरिका का F-22 रैप्टर धू धू कर जलता हुआ
नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। ट्रंप का F-22 रैप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, दुश्मन के राडार से गायब रहता है। ये आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरता है। ये युद्ध भूमि में फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट और फर्स्ट किल की तकनीक पर काम करता है। दुश्मन के राडार से बचने के लिए F-22 रैप्टर मिसाइलों और बमों को बाहर लटकाने के बजाय अंदर छिपा कर रखता है। ये 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैंतराबाजी करते हुए उड़ान भरता है। इसकी कीमत करीब $350 मिलियन है, जिसे ईरान ने मार गिराकर ट्रंप को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने 40 दिनों में 18,000 से ज्यादा बम गिराए, 1,000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान और स्ट्रेटेजिक अड्डों पर चलाई। ईरान के 4,000 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए। इजराइल अब भी उस डील के फेवर में नहीं है जिसका पर्चा लेकर ट्रंप बार बार सीज फायर का ऐलान करते हैं। इजराइल युद्ध से ही ईरान का फैसला करना चाहता है। ट्रंप अब युद्ध नहीं करना चाहते। युद्ध की कोरी धमकियां देकर बातचीत की टेबल पर ही डील फाइनल कर लेने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप पूरे तेवर के साथ आए थे। इरादा जता रहे थे डील होगी या युद्ध होगा। 2 घंटे में ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। उम्मीद थी सिचुएशन रूम से निकलने के बाद ट्रंप बड़ा धमाका करेंगे। हुआ बिल्कुल उल्टा। ट्रंप एकदम खामोशी के साथ चले गए। फिर ट्रंप ने एक पर्चा सोशल मीडिया पर लिखा। पर्चे में वही पुरानी बातें ट्रंप ने बताई जो एक हफ्ते से वो बता रहे थे। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलेगा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं लेगा, हॉर्मुज में बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाएगा, एनरिच्ड यूरेनियम भंडार नष्ट कर देगा। ट्रंप के इस पर्चे को मुस्तबा ने यह कहकर फाड़ दिया कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, डील भी पूरी करना चाहता है, लेकिन परमाणु और एनरिच्ड यूरेनियम पर वो चर्चा ही नहीं करना चाहता। मतलब एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का दावा झूठा है। ईरान ने परमाणु को लेकर ऐसा कोई कमिटमेंट अमेरिका को दोहा में नहीं दिया है, जिसे ट्रंप अपने पर्चे में रोज दुनिया को बताते हैं। गालिबफ जो समझौते के लिए बातचीत कर रही टीम को लीड कर रहे हैं, वो ट्रंप को बार बार आईना दिखा रहे हैं। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, अमेरिका को एक्शन दिखाना होगा। अब सवाल उठता है कि ईरान किस एक्शन की बात कर रहा है। ट्रंप पहले ईरान के द्वीपों पर नाकेबंदी हटाएं, ईरान के तेल जहाजों को निकलने दें, ईरान के फ्रीज फंड को डिफ्रीज करें, ईरान पर लगे सैंक्शंस को खत्म करें। ईरान का जवाब मिलते ही ट्रंप ने गुस्से में ईरान को वार्निंग दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। ईरान फौरन वहां से अपने जहाज हटा ले, वरना उन्हें उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने सोचा धमकी काम कर जाएगी। ईरान रात तक ट्रंप की मर्जी के मुताबिक डील कर लेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कासेम द्वीप पर अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। करमनशाह में ईरान ने सेवोम खोरदाद मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल से हिट किया। सेवोम खोरदाद 75 किलोमीटर दूर से अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को टारगेट कर तबाह कर सकता है। अमेरिका ने पिन पॉइंट अटैक कर ईरान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से मोर्चा खुल गया। ईरान ने इसका बदला और भयंकर तरीके से लिया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक कर दिया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। बेस पर तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों समेत कई कॉन्ट्रैक्टर मिसाइल अटैक में घायल हो गए। ईरानी हमले में अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया, दूसरे को भारी नुकसान हुआ। ऐसा तब हुआ जब कुवैत के एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। सोचिए, अगर ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाती तो क्या अंजाम होता। अमेरिकी बेस पर अटैक के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप क्या ईरान पर बड़े हमले का आदेश दे देंगे? क्या हॉर्मुज में बारूद बिछाने वाले
ईरानी जहाजों को उड़ा देंगे। मार्च से मई तक ईरान ने हॉर्मुज में सैकड़ों नई माइंस बिछा दी है। ईरान का दावा है कि युद्ध से अमेरिका ना हॉर्मुज खुलवा सकता है और ना ही हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकता है। अगर हॉर्मुज पर लड़ाई भड़की तो दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा और गंभीर हो जाएगा। हॉर्मुज से 7 दिन में 200 से 250 कॉमर्शियल जहाज निकले हैं। इनमें करीब 25 भारतीय कॉमर्शियल जहाज भी हैं। ईरान से सिक्योरिटी गारंटी मिलने के बाद डेली करीब 30 से 35 जहाज हॉर्मुज पार कर रहे हैं। युद्ध से पहले 80 से 130 जहाज डेली हॉर्मुज पार करते थे। फिलहाल ट्रंप बैकफुट पर हैं। उनके तंत्रम ईरान के आगे फेल हो रहे हैं। ट्रंप पहले अपनी शर्तों पर डील कराना चाहते थे, अब हालात फिर बदल गए हैं। ईरान अपनी शर्तों पर डील चाहता है। ट्रंप झुकेंगे नहीं तो डील नहीं होगी। ट्रंप फायर करेंगे तो मुश्तबा उससे बड़े फायर करेगा। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन लंबे युद्ध के लिए अंडरग्राउंड बंकरों में तैयार है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, खाड़ी में युद्ध के बादल और गहराते जा रहे हैं। ईरानी सरकार के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजेई ने ट्रंप पर तीसरी बार धोखा देने का आरोप लगाया है। रेजेई ने कहा, ट्रंप बार बार अपनी डिमांड बदल रहे हैं, जो उनकी मंशा और नीयत पर सवाल उठाता है। अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट भी अब यही कह रहा है, अगर परमाणु पर डील नहीं होगी तो फिर युद्ध ही होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा। President Trump is laser focused on a great deal in Iran, has the patience to see it through in historic fashion to make sure they never have a nuclear weapon. Ultimately, like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world. And only one president was willing to lay it out on the line and ensure after 47 years that Iran is not capable of having a nuclear weapon. And so you saw it in how he's been talking about it publicly. Those goalposts haven't shifted at all, which is the expectation of the American people and what we've stated to Iran. So in the middle of negotiations, the closer they come to that reality, both now and into the future, the closer we're going to get to that kind of a deal. ईरान में 87 दिन बाद इंटरनेट बहाल हुआ है। इसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस्लामिक रिजीम की कथनी और करनी का फर्क बताने के लिए काफी है। ये वीडियो तेहरान की पिरूजी स्ट्रीट का है। इसे एक प्रदर्शनकारी ने इसी साल 9 जनवरी को अपने मोबाइल में कैद किया था। हजारों प्रदर्शनकारी इस्लामिक सत्ता के खिलाफ सड़क पर हैं। तभी IRGC के लोग आते हैं और भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। भीड़ में शामिल लोग ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं, अपना काम खत्म करो, मतलब निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने वालों का हिसाब करो। ये भीड़ ये भी कह रही है कि अगर ट्रंप अपना काम कर देंगे तो ईरान की जनता इस्लामिक सत्ता के खिलाफ फाइनल बैटल का आगाज करेगी। ये तस्वीरें 8 और 9 की दरमियानी रात की है, जब ईरान में इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। इस्लामिक रिजीम ने उन्हें गोलियां मरवा दी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, सड़कें खून से लाल हैं। प्रदर्शनकारी जगह जगह पड़े हुए हैं। इंटरनेट वापस आने के बाद ईरान के लोग उन वीडियो को अब बेखौफ होकर अपलोड कर रहे हैं, जो जनवरी से पहले और दूसरे हफ्तों में उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। ईरान के शहर दर शहर ऐसे ही प्रदर्शनों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान का हेरावी स्क्वायर है। भीड़ नारे लगा रही है, ईरान को इस्लामिक सत्ता से आजादी दिलाने की मांग कर रही है। 47 साल से शासन कर रहे मुल्ला रिजीम को दफन करने की डिमांड कर रही है। ईरान की इस्लामिक रिजीम नहीं चाहती कि ऐसे वीडियो दुनिया के सामने आए, इसीलिए 87 दिन के इंटरनेट पर लॉकडाउन लगा रखा था।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया गया। उनके घर वालों को इतना डराया गया कि वो दोबारा सड़क पर आने की हिम्मत तक न कर सके। फिर भी ईरान की बहादुर जनता जान जोखिम में डालकर ऐसे वीडियो अपलोड कर रही है। ईरान की जनता शाह की वापसी के नारे लगा रही है। ये बात इस्लामिक रिजीम को सबसे ज्यादा अखरती है, क्योंकि 1971 की इस्लामिक क्रांति में पहलवी राजवंश को सत्ता से उखाड़कर मुल्ला रिजीम ने ईरान पर कब्जा किया था। ये वीडियो ईरान के धार्मिक शहर मशहद का है। अली खamenei का होम टाउन है। यहाँ पर इस्लामिक सत्ता ने अपने ही देश के लोगों के सीने में गोलियां मारी। सड़कों पर खून बहता दिखा। IRGC और वासिज फोर्स गोलियां चलाती रही। इस्लामिक रिजीम ने स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों के साथ कैसी बेरहमी की वो इस वीडियो में देख सकते हैं। स्कूली छात्रा को कील लगे डंडों से इतनी निर्दयता से पीटा गया कि उनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद हो गए। उनकी असहनीय पीड़ा सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। गोलियों से घायल, खून से लथपथ ऐसे ही बच्चों को सड़क पर घसीट कर ले जाया गया, जिसके निशान ईरान की गलियों में दिखाई देते हैं। अगर 87 दिन के बाद इंटरनेट नहीं ऑन होता तो इस्लामिक रिजीम का ये क्रूर चेहरा सामने नहीं आता।